सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जीएसटीआर9सी को प्रिपेयर कर सकते हैं टैली का यूज करके। जीएसटीआर9सी जो जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट है, टैली का यूज करके आप इजीली बहुत कम टाइम में जीएसटीआर9सी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा एडवांस अकाउंटिंग इन टैली आरपी9 वीडियो क्लासेस शुरू हो चुकी है। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर लगभग 27 चैप्टर और 27 लेसन को कवर किया गया है। जो मैंने इसके अंदर कवर किया है, अगर आप गूगल ड्राइव कोर्स को लेते हैं तो इसमें 50% ऑफ हो जाएगा जो भी प्राइस होगा। एक कोर्स और है जीएसटी एंड स्टैट्यूटरी इन टैली आरपी9। किस तरह से आप अपने टैक्सेशन को टैली के अंदर मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, रिटर्न किस तरह से तैयार कर सकते हैं, टैक्सेशन किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 21 चैप्टर और लेसन्स कवर होगा। अगर गूगल ड्राइव कोर्स लेते हैं तो उसमें 50% ऑफ मिल जाएगा जो भी प्राइस होगा इसका। और प्राइस जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.rtsprofessionalstudy.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7530813450 पे। सो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके किस तरीके से आपको जीएसटीआर9सी प्रिपेयर करते हैं। तो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर आपको जीएसटीआर9 को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से आपको जीएसटीआर9 प्रिपेयर करना है तो इस वीडियो के आई बटन पे लिंक है, वहां से जाइए और देखिए, समझिए किस तरीके से आपको जीएसटीआर9 को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप एनुअल रिटर्न नहीं बनाएंगे जीएसटीआर9, उसके बाद का ही प्रोसेस आपका शुरू होता है जीएसटीआर9सी। क्योंकि जीएसटीआर9सी के अंदर हम अपने एनुअल रिटर्न से और अपने बुक्स ऑफ फाइनेंस से मैच करते हैं, रिकन्सिलेशन करते हैं। तो पहले आपको जीएसटीआर9 प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आप जीएसटीआर9सी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास जीएसटीआर9सी की एक्सेल शीट है, दिखा देता हूं मैं। ये देखो मेरे पास जीएसटीआर9सी की एक्सेल शीट है। तो जब आप जीएसटीआर9 प्रिपेयर कर लेंगे, जैसा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह से आपके पास एक्सेल शीट बन जाएगी। ये देखिए मैंने ये बना रखा है, ये मेरी जीएसटीआर9 है, ये पूरी प्रिपेयर है। और यहाँ से मेरी R1 की डिटेल है और ये 3B की है और ये ITC जो मैंने एक्सपोर्ट किया था टैली से। तो जैसे ही आप ये कर लेंगे, उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक सीट लेके यहाँ से आपको जीएसटीआर9सी को कॉपी करके पेस्ट करना होगा। सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास जीएसटीआर9सी की ये वाली एक्सेल शीट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाइए और जाके डाउनलोड करिए जीएसटीआर9सी को। उसके बाद इस तरीके से आपको एक्सेल शीट के अंदर मर्ज करना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ आपको पेस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ गैपिंग थोड़ी कम है, तो हम इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है। यहाँ से बेसिक डिटेल आ गई है और ये आ गया मेरा जीएसटीआर9सी। यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया ऑडिटर का और ये वेरिफिकेशन टैक्स पेयर का। जैसा कि आप जानते हैं अभी नई अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट 14 CGST रूल के अंदर। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है रजिस्टर्ड पर्सन का भी कंपलसरी हो गया है, जरूरी हो गया है। तो अगर आपने अमेंडमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, 14th अमेंडमेंट जो है CGST रूल के अंदर आया है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है, वहां से देख के समझ सकते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई थी। तो जैसा अमेंडमेंट आया है, तो अमेंडमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन जो कर दिया है रजिस्टर्ड पर्सन के का भी कर दिया है ऑडिटर के साथ साथ, और यहाँ से सर्टिफिकेशन आ जाएगा। तो आप जीएसटीआर9सी की एक्सेल शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जीएसटीआर9सी और उसका सर्टिफिकेशन दोनों ही आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारी एक जीएसटीआर9सी की एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हमें जीएसटीआर9सी पे आना है और यहाँ से आपको पार्ट फर्स्ट भरना पड़ेगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर बेसिक डिटेल है, जैसा कि मैंने ये भर रखा है। उसके बाद हम पार्ट सेकेंड पे आएंगे और ये हमारा सेकेंड स्टेप शुरू होता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जीएसटीआर9A की वीडियो भी अपलोड हो गई है जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए है। एनुअल रिटर्न है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो भी मैंने बताया कि टैली का यूज़ करके किस तरीके से आप जीएसटीआर9A को प्रिपेयर कर सकते हैं एनुअल रिटर्न। तो इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर बोलता है रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर9। तो यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन करेगा, जो आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो अपनी ITR फाइल करी थी, ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करी थी, उसका और 9 का रिकन्सिलेशन करेगा। उससे आपकी टर्नओवर को निकालेगा कि टर्नओवर उसमें कितनी थी और 9 के अंदर टर्नओवर कितनी शो कर रहे हैं।
तो पार्ट सेकंड के अंदर फिफ्थ वाले पॉइंट में रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रोस टर्नओवर है। तो इसके ए वाले पॉइंट में क्या बोलता है, टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट यूटी फॉर मल्टी जीएसटी यूनिट अंडर सेम पेन टर्नओवर शैल बी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेम पेन पे अगर किसी दूसरे स्टेट्स के अंदर या डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपकी जीएसटी नंबर है या अलग अलग आपने सेल दिखा रखी है या अलग अलग रजिस्टर्ड फर्म है, तो उसके ऊपर जितनी भी टर्नओवर है यहाँ पे 9 के अंदर आपकी सारी टर्नओवर को इंक्लूड करके ग्रोस टर्नओवर मानी जाएगी। जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे एक सेम पेन नंबर के हिसाब से सबको एक ही के अंदर रखा जाता है, तो एक ही टर्नओवर के अंदर माना जाता है। तो बिल्कुल सेम इसके अंदर भी यही चीज़ है। अलग अलग स्टेट के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड है अलग अलग जीएसटी नंबर के हिसाब से सेम पेन नंबर पे, तो आपको उसकी ग्रोस टर्नओवर टोटल टर्नओवर लिखनी होगी सभी का मिला के। तो मैं क्या करूँगा, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चला जाऊँगा। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली फिगर लिखनी है। जैसे कि देख सकते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आ गया मैं। यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है मेरा, अलग अलग स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ से मैं पीरियड ले लूँगा 1/4/2017 से 31/3/2018। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गया मैं। अब यहाँ पे पुरानी वाली जो सीट है हमारी एक्सेल की, उसे हम क्लोज कर लेते हैं। जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपनी टर्नओवर शो करी है वो वाली टर्नओवर आपको लिखनी होगी जिसका आपने ऑडिट किया था आईटीआर फाइल करते वक्त। तो ये वाली रिपोर्ट हमें मिल जाएगी टैली से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ से हम अपनी टर्नओवर की डिटेल देख लेंगे, F1 करके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ से आपको सेल की फिगर लिखनी होगी, टोटल जो आपने पूरे साल के अंदर सेल करी है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और कोई भी डायरेक्ट इनकम है तो वो आपको यहाँ से लिखना होगा, वो टोटल आपकी टर्नओवर के अंदर काउंट होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टर्नओवर टोटल 8,34,160.60 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये मेरी टर्नओवर आ गई। फिर बी वाले पॉइंट में बोलता है अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको वो वाली रिवेन्यू लिखनी है जिसका आपने बिल नहीं किया है। अनबिल्ड रिवेन्यू है कोई भी ऐसी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जिसका ओपनिंग में आ रहा है, तो वो वाली रिवेन्यू लिखनी है आपको। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी आपको, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगी। इस तरह की कोई भी अगर रिवेन्यू आपने यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखा है अनबिल्ड रिवेन्यू, तो वो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ आपने अगर मेंशन कर रखा है, आपने कोई लेजर या ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ सी पे अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको अनएडजस्टेड एडवांस लिखना है। अनएडजस्टेड एडवांस, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी जो आपने GSTR1 को एक्सपोर्ट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एडवांस आ गया, समरी ऑफ एडवांस रिसीव। ठीक, ये आपने एडवांस रिसीव किया, इसके ऊपर ये टैक्स बना था, ये टैक्स आपने पे कर दिया और यहाँ से आपका एडजस्टेड एडवांस आ जाएगा। तो जो आपने एडजस्टमेंट इसकी नहीं करी है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने एडवांस तो ले लिया, टैक्स भी पे कर दिया, ये एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ, इसके बिहाफ पे आपने इनवॉइस को काटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9C में इसकी वैल्यू को उठा लेंगे, प्लस का साइन प्रेस करके ये एडवांस वाली फिगर को हम उठा लेंगे। तो एडवांस वाली फिगर आ गई। अब डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल फर्स्ट, आपको डीम्ड सप्लाई लिखनी होगी जो शेड्यूल फर्स्ट में है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको PNL से मिल जाएगी। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपने किस तरह की कोई भी सप्लाई करी है जो शेड्यूल फर्स्ट में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। मेरे यहाँ पे कोई भी इस तरह की सप्लाई नहीं है जो शेड्यूल फर्स्ट में है, इसे 0 कर लिया। उसके बाद बोलता है क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्ट इन एनुअल रिटर्न। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपने कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया लेकिन एनुअल रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको GSTR9 से मिल जाएगी जो आपकी एनुअल रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने किस तरह इस तरह का कोई भी क्रेडिट नोट मेंशन किया होगा तो यहाँ मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपने पिछले साल का इस साल दिखाया कुछ भी इस तरह का क्रेडिट नोट, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंट फॉर द ऑडिट एनुअल। यहाँ पर किस तरह का इस प्रकार कोई भी ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया है वो आप लिख लेंगे जो ऑडिट एनुअल में है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर GST, यहाँ पे आपको वो वाली चीज़ें लिखनी है जो आपको GST के अंदर परमिटेड नहीं है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। जैसे GST से पहले वाली जो वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो वाली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी होगी। फिर उसके बाद G वाले पॉइंट में बोलता है आपको टर्नओवर लिखना है यहाँ पे जो अप्रैल से लेके जून तक था, अप्रैल 2017 से जून तक की जो टर्नओवर है वो आपको लिखनी होगी यहाँ पे।
क्योंकि ये वाली टर्नओवर आपकी जीएसटी में नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आके पीएनएल पे आके 1/4 से 30/6/2017 तक की डेट डाल लेंगे। तो यहाँ से मेरी 1 लाख की वैल्यू निकल गई, जो केवल वैट के अंदर है, सर्विस टैक्स के अंदर है, एक्साइज के अंदर है, लेकिन जीएसटी में नहीं है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1 लाख। उसके बाद अनबिल्ड रिवेन्यू लिखना है, एंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी ऐसी रिवेन्यू जो अनबिल्ड हो वो आपको यहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद अनरजिस्टर्ड एडवांस, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कोई भी ऐसे एडवांस जो फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में है जिसकी एडजस्टमेंट नहीं करी है आपने, वो लिख लेंगे आप। इसकी इन्फॉर्मेशन, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से जाके आप देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे मार्क किया होगा, कोई लेजर क्रिएट किया होगा या ग्रुप क्रिएट किया होगा, जो अनबिल्ड रेवेन्यू या अनबिल्ड एडवांस है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या अनरजिस्टर्ड एडवांस है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी इस तरह की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, जीरो कर दिया। क्रेडिट नोट इशू अकाउंटेड फॉर द ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिशिबल अंडर जीएसटी। यहाँ पे इस तरह का कोई भी क्रेडिट नोट आपने इशू किया जो आपके जीएसटी के अंदर नहीं है मगर ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, वो आपको यहाँ से लिखना होगा। अगर आपने क्रेडिट नोट यहाँ से माइनस करके लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्रेडिट नोट बिना माइनस करके आपने लिखा है तो यहाँ से आप क्रेडिट नोट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोलता है के में एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससीजेड यूनिट टू डीटीए यूनिट। आपने कोई भी इस तरह की एडजस्टमेंट करी है, सप्लाई करी है एससीजेड यूनिट को डीटीए यूनिट तक, तो आपको यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन में लिखनी होगी जो आपने सप्लाई करी है एससीजेड यूनिट के द्वारा डीटीए यूनिट को। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पीएनएल से मिल जाएगी। टैली पे आ जाएंगे और आपने टैली पे इस तरह की कोई रिमार्क कर रखा है वाउचर में, नरेशन में, एंट्री में या लेजर में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरी इस तरह की कोई भी सप्लाई नहीं है, जीरो कर दिया मैंने। और उसके बाद टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, यहाँ पे जब आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया था, जब आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया, उस पीरियड के अंदर, उस टाइम के अंदर, उसके बाद आपने कंपोजिशन स्कीम को छोड़ दिया, तो उतने टाइम तक कितनी टर्नओवर थी वो आपको यहाँ लिखनी होगी। फिर एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल देयर अंडर, यहाँ पे कोई भी आपने एडजस्टमेंट करी है अंडर सेक्शन 15 के अंदर या इसके रूल के अंदर, वो आपको यहाँ से लिखनी होगी। यहाँ मेरी जीरो है। और एडजस्टमेंट इन टर्नओवर फॉरेन एक्सचेंज एक्चुएशन, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी करेंसी के रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से तो फॉरेक्स गेन और लॉसेस हो जाता है। तो वो उस तरह की कोई एडजस्टमेंट करी है आपने यहाँ पे, तो वो लिखना होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पीएनएल से मिल जाएगा, आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम के अंदर उसको शो कर रखा होगा जहाँ पे आपने फॉरेक्स गेन और लॉस को मेंशन कर रखा है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लिख देंगे। मेरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो कर दूंगा मैं यहाँ से। फिर उसके बाद बोलता है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू एनी रीजन नॉट लिस्टेड, यहाँ पे कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट करी है जो इस लिस्ट के अंदर लिस्टेड नहीं है, वो वाली आपको टर्नओवर यहाँ से लिखनी होगी। फिर उसके बाद हम टोटल कर लेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो आपने 1 लाख की वैल्यू लिखी है वो माइनस होगा, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर नहीं था, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था। तो आपकी एक्चुअल टर्नओवर ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको टर्नओवर लिखनी है, टर्नओवर एज ए डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न। जीएसटी 9 के अंदर जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर करी है वो लिख देंगे। तो यहाँ से जीएसटी 9 पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने जो टर्नओवर डिक्लेयर करी है यहाँ से देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं टोटल टर्नओवर। तो ये टोटल टर्नओवर लिख लेंगे हम 4.60, तो हमने यहाँ से ये लिख लिया। फिर उसके बाद बोलता है अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर, तो यहाँ से आपको ये माइनस करना होगा, क्यू में से पी माइनस करना है। ये क्यू ये पी माइनस कर लेंगे तो ये जीरो आ गई। कोई डिफरेंस आता है तो आपको रीज़न लिखना होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, आपको प्रॉपर रीज़न लिखना होगा। रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ से आपकी टैक्सेबल टर्नओवर रिकन्सिलेशन होगी। फिर वी वाले पॉइंट में बोलता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई नो जीएसटी सप्लाई, यहाँ पे आपको वैल्यू एग्जेम्प्टेड वैल्यू वाली, नॉन जीएसटी वाली या नील रेटेड वाली सप्लाई आपको लिखनी होगी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो आपने GSTR 1 एक्सपोर्ट किया था वहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं, हम देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड वाली फिगर को। ये रही आपकी नील रेटेड, ये एग्जेम्प्टेड वाली फिगर। तो हम क्या करेंगे, 9C पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इन दोनों फिगरों को इस वाले कॉलम से, या फिर आप टैली से भी लिख सकते हैं R1 की रिपोर्ट में जाके, और ये ले लेता हूँ। दोनों की वैल्यू प्लस होके ये आ गया। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो वहाँ से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख सकते हैं मैंने ये एक्सपोर्ट कर रखा है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टैली से भी मिल जाएगी। अगर आप WPA विद पेमेंट ऑफ टैक्स, WOPA विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
तो मैं यहाँ से ये वाली इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, 9C में जाऊँगा और यहाँ से प्लस का साइन करके यहाँ से आ जाऊँगा एक्सपोर्ट पे और यहाँ से ले लूँगा 5000। ठीक, आगे बोलता है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। रिवर्स चार्जेस बेसिस के हिसाब से कोई सप्लाई है जो रिसिपेंट ने पे किया है वो आप यहाँ लिख देंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली या जीरो रेटेड सप्लाई वाली वो आपको GSTR 9 से भी मिल जाएगी, जो आपने GSTR 9 प्रिपेयर किया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, या SEZ यूनिट को सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो भी मिल गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जीरो रेट सप्लाई जो SEZ यूनिट के अंदर उसके अंदर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे जो SEZ यूनिट को भी सप्लाई करी है मैंने वो फिगर भी आ जाएगी। GSTR 9 से देख लेते हैं हम, ये देख सकते हैं SEZ को जो सप्लाई की है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो भी ले लिए हमने यहाँ पे। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं इसमें 5000 ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब वो वाली सप्लाई जिसके ऊपर आपने रिसिपेंट ने रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से टैक्स पे किया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको GSTR 9 से मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा जीरो है तो मैं इसे जीरो कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी टोटल टर्नओवर हो जाएगी। टोटल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट अवर A माइनस B माइनस C माइनस D। तो यहाँ से ये वाली सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर माइनस कर दिया। एक बार F2 करके चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये माइनस हो गया, इसके अंदर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये आपकी नेट वैल्यू आ गई जिसके ऊपर टैक्स बनेगा, टैक्स पेबल बनेगा। टर्नओवर एज पर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न, यहाँ पे आपको वो वाली टर्नओवर लिखनी होगी जो आपने डिक्लेयर करी है एनुअल रिटर्न में, जो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी बनी है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं सप्लाईज एंड एडवांस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। आपका इस पर टैक्स पेबल बन रहा है और ये वाली टर्नओवर में टोटल हो गया जिस पे टैक्स पेबल नहीं बन रहा था। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली टर्नओवर लिखूँगा 720,160.60। यहाँ से ले लेता हूँ मैं प्लस का साइन और यहाँ से आ जाता हूँ GSTR 9 पे। ये वाली टर्नओवर को हम उठा लेते हैं, ये वैल्यू उठा नहीं रहा तो मैनुअली लिख लेते हैं। मैनुअली कितना है इसमें, यह है 720,160.60, 720,160.60। ये हमने लिख लिया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 720,160.60। हाँ, अब ये बोलता है अनरिकनसाइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर। यहाँ से हम कर लेंगे माइनस, कह रहा F माइनस F में से E घटाना होगा। तो 1500 रुपये का फ़र्क आ गया। 1500 रुपये का फ़र्क किस वजह से आ गया वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ चला आता हूँ मैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से मैंने टैक्स पे किया था। इनवर्ट सप्लाई भी आ गई है इसके अंदर जो रिवर्स चार्जेस बेस के हिसाब से टैक्स पे किया है। तो इसका डिफरेंस देख सकते हैं, इस वजह से आ गया क्योंकि रिवर्स चार्जेस जो है वो इनवर्ट सप्लाई भी इसके अंदर आ गई है। तो मैंने यहाँ पे रीज़न में लिख दिया है इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्जेस। ठीक, तो दोस्तों आपका यहाँ पे पार्ट सेकंड हो गया खत्म। पार्ट सेकंड के अंदर हमने सारी चीज़ें भर ली। यहाँ से मेरा अनरिकंसिलेशन टर्नओवर है वो निकल गया। इसके ऊपर टैक्स पे करना बनेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज की वजह से बन रहा है ये। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रीजन में भी लिख दिया इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। ठीक, अब यहाँ से पार्ट सेकंड खत्म। अब हम पार्ट थर्ड पे आते हैं और स्टेप आपका थर्ड शुरू होता है। तो रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर अंडर, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड। तो ये आपकी लाइबिलिटी बन रही थी मेरी रिकंसिलेशन करने के बाद, तो 1500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू बन गई और उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से 37.50 37.50 टैक्स की लाइबिलिटी बन गई। टोटल लाइबिलिटी ये बन गई और टोटल अमाउंट मैंने पे कर दिया है। तो ये GSTR 9 के अंदर वो वाली फिगर लिख दी मैंने यहाँ पे और यहाँ से जीरो आ गया रिकंसिलेशन जो पेबल अमाउंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना होगा और इसके अलावा कोई एडिशनल पेमेंट बन रहा होगा। इसमें आपने जो अपने ऊपर ये टेबल में शो किया है, इस टेबल के अंदर जो ऊपर वाली टेबल के अंदर शो किया है, कोई भी आपका एडिशनल अमाउंट पेबल बन रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखनी होगी। इस तरीके से आपका स्टेप थर्ड भी खत्म होता है। स्टेप 4 पे आते हैं और पार्ट 4 पे आते हैं, रिकंसिलेशन ऑफ ITC। यहाँ से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन करना होगा। किस तरीके से करना है बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद लिखना है आपको ए वाले कॉलम में ITC अवेलेबल एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी मल्टी GST यूनिट अंडर सेम पे दिस शुड बी ड्राइव फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपको वो वाली ITC लिखनी है जो आपने अपने बैलेंस शीट के अंदर शो किया है कि अब मेरी इतनी ITC है GST पोर्टल पे।
तो वो वाली आईटीसी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से आ जाएंगे, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, वहाँ से हम लिख लेंगे। बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आ जाऊँगा और 1 जुलाई से लेके 31/3/2018 तक चेक कर लूँगा और यहाँ से जितना मेरा यहाँ पे डेबिट हो रहा है आईटीसी वो लिख लूँगा, 135,308.01। फिर उसके बाद आता है आपका बी वाले कॉलम में आईटीसी बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। आपने पिछले साल आईटीसी बुक किया लेकिन क्लेम किया है आईटीसी इस साल के करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको वो वाली आईटीसी यहाँ लिखनी होगी। जैसे कि 17-18 के अंदर आपने आईटीसी बुक कर लिया लेकिन क्लेम किया उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो वाली आईटीसी आपको लिखनी होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको टैली से। टैली पे आ जाते हैं, टैली पे दिखा देता हूँ मैं आपको। टैली पे आपको डीएसएस करके परचेज के अंदर जाके देख सकते हैं। आपने कोई भी इस तरह का इन्वॉइस अगर इशू किया है और आपने इन्वॉइस के ऊपर मार्क कर रखा है या नरेशन के अंदर मार्क कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से उठा लेंगे। फिर उसके बाद बोलता है आईटीसी बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीसी बुक किया लेकिन क्लेम किया है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा आईटीसी एज पर बुक्स के हिसाब से जो आईटीसी है वो आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है। अब आपको यहाँ से लिखना है आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 9, जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर आईटीसी क्लेम किया है वो आपको लिखना होगा। टोटल आईटीसी आपने जितना क्लेम किया है, तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। अगर आपका कोई डिफरेंस आता है तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना होगा किस वजह से डिफरेंस है। फिर उसके बाद 14वें नंबर पे आते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न विद आईटीसी अवेल ऑन एक्सपेंस एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर आईटीसी डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर आईटीसी आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड आईसीसी या ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी जो एक्सपेंस मेंशन किया आपने, तो जीएसटीआर 9 के अंदर जो आईटीसी है वो कितना है, ठीक, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी। तो जो टोटल परचेज कितनी है उसके ऊपर आईटीसी आपने कितना लिया है जीएसटी के अंदर जो आपकी 9 के अंदर मेंशन है वो लिखना होगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, टैली से मिलेगी, बता देता हूँ मैं आपको। आ जाते हैं टैली पे और यहाँ से हमें चलना होगा जीएसटीआर 3B पे। तो जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट पे आ जाएंगे और 1 जुलाई 2017 ले लेंगे और यहाँ से 31 मार्च 2018 और मैं इसे देख लूँगा समरी वाइज रिपोर्ट में। यहाँ पे परचेज में देख लेते हैं टैक्सेबल के अंदर और परचेज अकाउंट है 51270 प्लस 270.85, ठीक। अब यहाँ पे आईटीसी जो टोटल है वो टोटल आईटीसी हो गया 9228.76, ठीक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आईटीसी है टोटल, ये टोटल आईटीसी आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक। टोटल आईटीसी मैंने अवेल्ड भी इतना ही किया है, जितना है उतना ही अवेल्ड किया है। अब आपको फ्रेट, कुरियर चार्जेस, पावर फ्यूल, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस जो है वो सारी लिखनी होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई एक्सपेंस का लेजर होता तो यहाँ शो कर देता। मेरा यहाँ पे एक्सपेंस का लेजर नहीं है, परचेज है ओनली, तो मैं दिखा देता हूँ। मैं इंटरेस्टेड परचेज पे आ जाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंस है और परचेज भी है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले परचेज लिख लूँगा, परचेज लिख लेता हूँ मैं। जो मैंने लोकल वाली परचेज लिखी है उसी के अंदर हम ऐड कर लेते हैं इंटरेस्टेड वाली परचेज को 40, ठीक। ये टोटल परचेज आ गई और इस वाले आईटीसी में ही जो हमने 3B के अंदर इंटरेस्टेड के अंदर हमने अवेल किया वो लिख लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे है 93469.03 9349.03, ये हो गया प्लस, ये आपका आ गया टीसी, इसके अंदर होके प्लस हो गया। अब आपको यहाँ पे बाकी वो वाला आईटीसी लिखना है जो आपने एक्सपेंस लेजर के अंदर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया है और उसका आईटीसी आपने क्लेम किया है 9 के अंदर। तो मैं यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको 3B में मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग चार्जेस है, अकाउंटिंग चार्जेस ले लेता हूँ मैं, इसमें लिख लेते हैं हम एनी अदर एक्सपेंस पे रुपये 56 पैसे। इसके ऊपर आईटीसी है 915 रुपये 22 पैसे, ठीक। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिर इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंस है तो हम यहाँ से देख लेंगे 3B में। जैसे आपका है डाई एंड टूल है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो फिक्स एसेट्स के ऊपर है तो यहाँ से लिख सकते हैं। कैपिटल गुड्स का है, देखो कैपिटल गुड्स है,
कैपिटल गुड्स वाली वैल्यू आप यहाँ लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कैपिटल गुड्स की वैल्यू को। तो ये है 58,500 टोटल वैल्यू आ गई। आईटीसी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके 28,440 प्लस 2250। कैपिटल गुड्स पे जो आईटीसी था वो आ गया। डाई एंड टूल एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों आ गए। और इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस है, जैसे कि इंटर स्टेट में देख लिया आपने, लोकल के अंदर भी देख लेते हैं। लोकल के अंदर इस तरह का कोई भी है तो यहाँ से मिल जाएगी आपको। मैं दिखाया भी था पहले, नहीं थी है मेरे पास इस तरह का कोई भी लोकल के अंदर एक्सपेंस। तो जितना आईटीसी था टोटल वो मैंने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा आईटीसी जो आपने क्लेम किया है 9 के अंदर। तो हमने जो 9 के अंदर क्लेम किया है आईटीसी वो लिख लेते हैं। ठीक, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर से मिल जाएगी। ये देखो हमने 9 के अंदर ये वाला आईटीसी क्लेम किया है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा मेरा, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ये ले लिया मैंने, इसके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं 824.99 824.99 जो आईटीसी है वो रिकन्सिलेशन होने के बाद आया है। ये किस वजह से आया है बता देता हूँ मैं आपको। ये 825 रुपये हमने टैक्स इसके ऊपर अलग से क्लेम किया था, रिक्लेम किया था। इसी का यहाँ पे डिफरेंस आ गया जो हमने अलग से आईटीसी क्लेम किया। जैसे आईएसडी का है इसके अंदर, और पिछले साल का भी एक इन्वॉइस है, इस साल हमने क्लेम किया है। तो यहाँ से आप जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका रीज़न लिख लेंगे किस वजह से आ रहा है। इस तरीके से आपकी ये GSTN 9C प्रिपेयर हो चुकी है। ऑडिटर का जो रिकमेंडेशन होगा वो यहाँ पे लिख देगा। अगर टैक्स की कोई लायबिलिटी बन रही है ऑडिटर के हिसाब से तो वो इसके यहाँ पे लिख के उस टैक्स की पेमेंट कर सकता है। फिर यहाँ से वेरिफिकेशन कर देगा ऑडिटर। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन का भी वेरिफिकेशन होना है, जैसे कि 14th अमेंडमेंट CGST रूल के अंदर हुआ था। उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन भी वेरीफाई करेगा उस GSTN 9C को कि कहीं उसने उसे आल्टर तो नहीं किया या मैनिपुलेट तो नहीं किया है कुछ ऑडिटर के करने के बाद। तो वो यहाँ पे इस तरीके से वेरिफिकेशन करके मेंशन करेगा। दोस्तों इस तरीके से आपका GSTN 9C प्रिपेयर हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।